सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने माइमो सिस्टम्स के बारे में, चैनल कैपेसिटी के बारे में और एडवांस मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था इन टेक्निक्स का प्रयोग करके कैसे आप एक वायरलेस सिस्टम्स की परफॉर्मेंस में सुधार ला सकते हो, कैसे उसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो और कैसे उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली फीडिंग चैनल में या इंटरफ्रेंस चैनल में उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार और ला सकते हो। हमने ये भी पढ़ा था कि माइमो सिस्टम्स जो होते हैं वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स होते हैं, जहां आप मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते हैं ट्रांसमीटर में या रिसीवर पे या दोनों में। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में खासकर एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि अगर ट्रांसमीटर के पास चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन है तो बेसिकली उसका वो प्रयोग करके या तो रेट में या तो बेसिकली ट्रांसमिट पावर में या तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में सुधार ला सकता है। तो आज के लेक्चर में हम एक नई टेक्निक पढ़ेंगे जिसे हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और मल्टीपल यूजर टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल एक्सेस से मेरा तात्पर्य यह है जब अनेक यूजर्स, एक से ज्यादा यूजर्स अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो कैसे रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हम जनरली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको ज्ञात होगा, आपके घर में अगर बेस स्टेशन, अगर आपके घर पे एक्सेस पॉइंट है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, सेम वाईफाई एक्सेस पॉइंट से आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल या आपके परिवारजनों के मोबाइल, लैपटॉप कनेक्टेड होंगे। तो इन सबको एक साथ कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए जनरली वाईफाई में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई में एक बहुत कॉमन टेक्निक जिसे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस का टेक्निक या OFDMA, जिसे हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के नाम से जानते हैं, या तो उसका प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली जैसे बेस स्टेशन की अगर बात करूं, एक बेस स्टेशन अनेक एक से ज़्यादा मोबाइल यूनिट से कनेक्टेड होता है। इसमें भी बेसिकली या तो OFDMA का प्रयोग होता है या तो फिर कन्वेंशनल अगर 2G या 3G सिस्टम्स की बात करूं उसमें TDMA, FDMA या तो CDMA का प्रयोग होता है। तो इस सब के बारे में हम अत्यधिक जानकारी आज के लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, बेसिकली जैसे समझिए कोई बेस स्टेशन है, एक बेस स्टेशन है ऐसा, और बेस स्टेशन में एक टावर है। बेस स्टेशन बेसिकली एक टावर है और अनेक मोबाइल यूजर्स इससे कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो ये हर एक मोबाइल यूजर को सेम टाइम में, सेम समय पे कैसे कनेक्टिविटी पहुंचाएगा, इसे बेसिकली हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के माध्यम से जानते हैं। सिमिलरली जो सेम मोबाइल फोन अगर बेस स्टेशन से कनेक्टिविटी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कनेक्टिविटी प्राप्त करेंगे, तो उसे भी जनरली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया, कन्वेंशनल टेक्निक्स जो होते हैं जिसे हम TDMA, FDMA या CDMA के नाम से जानते हैं, और हाल फिलहाल में बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल टेक्निक्स का भी इजाद हुआ है। अगर मैं कुछ नए टेक्निक्स की बात करूं तो उनमें से एक प्रोमिनेंट जो है जिसे हम नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी संक्षेप में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स से, उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स आर यूज्ड टू अलाउ मेनी मोबाइल यूजर्स, एक से ज्यादा मोबाइल यूजर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने की योग्यता प्रदान करता है बेसिकली। So share simultaneously finite amount of रेडियो स्पेक्ट्रम। आप एक ही रेडियो स्पेक्ट्रम में कैसे एक से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उसे बेसिकली हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के माध्यम से जानते हैं। अगर एक ही समय पे एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या तो बेस स्टेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं या तो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन से मेरा तात्पर्य डिवाइसेस भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, लैपटॉप या तो आपके स्मार्टफोन्स, एक से ज़्यादा डिवाइसेस अगर एक्सेस पॉइंट या बेस स्टेशन से कनेक्ट होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम जनरली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के माध्यम से जानते हैं। इन मल्टीपल एक्सेस डेडिकेटेड चैनल्स एलोकेटेड टू द यूजर्स फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में डेडिकेटेड चैनल्स या तो टाइम डोमेन में या तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या तो कोड डोमेन में या तो कॉम्बिनेशन होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बेसिकली उसका प्रयोग करके ये एक्सेस मिलता है या तो मोबाइल फोन को या तो फिर मोबाइल फोन से बेस स्टेशन को। तो तीन कन्वेंशनल टेक्निक्स जो बहुत विस्तार से हमने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था। पहला जो टेक्निक है वो FDMA है,
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। दूसरा जो टेक्निक है वो TDMA है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। और तीसरा जो टेक्निक है वो है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। अगर आपको ज्ञात होगा तो FDMA का बहुत ज़्यादा प्रयोग, जिसे हम एनालॉग FM के माध्यम से भी पहले पढ़ चुके हैं, इसे 1G सिस्टम्स में इसे एनालॉग FM के माध्यम से प्रयोग किया गया था, जहां पर हर एक यूज़र को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेग्रीगेट किया गया था। हर एक यूज़र को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट दिया गया था, उसी फ्रीक्वेंसी स्लॉट में उसे ट्रांसमिशन करने की आवश्यकता थी ताकि वो एक्सेस कर सके बेस स्टेशन को। और जो 2G सिस्टम्स की बात करूं, 2G सिस्टम्स में एक कॉम्बिनेशन फॉलो हुआ था TDMA और FDMA का। ये 2G सिस्टम्स में बेसिकली मल्टीपल एक्सेस जो जिसका प्रयोग किया जाता है वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। इसमें क्या होता है, पहले पूरी बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक यूजर को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है ताकि वो उस टाइम स्लॉट में ट्रांसमिशन कर सके। तो इसे हम जनरली FDMA/TDMA टेक्निक के नाम से जानते हैं और इसमें 2G सिस्टम्स में काफ़ी इसका प्रयोग हुआ था। 3G सिस्टम से बेसिकली CDMA का काफ़ी हद तक प्रयोग किया गया था। 3G सिस्टम्स में थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स, जिसे हम वाइड बैंड CDMA के नाम से या UMTS के नाम से बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, ये यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम्स या वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के नाम से काफ़ी विख्यात है। तो इसमें बेसिकली CDMA मल्टीपल एक्सेस स्कीम का प्रयोग किया गया था। इसमें बेसिकली आप यूजर्स को कोड के द्वारा सेग्रीगेट करते हैं। इस कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये सूडो रैंडम कोड्स होते हैं और बेसिकली इसके वेरी गुड ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका प्रयोग बेसिकली CDMA सिस्टम्स में किया गया था। और जैसे मैंने बताया, हाल फिलहाल में बहुत सारे और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का ज्ञात हुआ है और उसमें से प्रोमिनेंट जो है वो है SDMA, जिसके बारे में विस्तार से हम आज के लेक्चर में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके अलावा है जैसे SDMA को बेसिकली मल्टी यूज़र माइमो के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हम मल्टीपल एंटीनास के द्वारा स्पेशियल डोमेन में यूजर्स को सेग्रीगेट करेंगे। हम इसमें बीन फॉर्मिंग का, डिजिटल बीन फॉर्मिंग का प्रयोग करेंगे। तो मल्टी यूज़र माइमो को SDMA भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, आप एंटीनास द्वारा स्पेस डोमेन में यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं, इसलिए इसे SDMA या मल्टी यूज़र माइमो कहा जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है OFDM का। OFDM को हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में पढ़ा था और ये OFDM में बेसिकली यूजर्स को टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक्स के माध्यम से सेग्रीगेट किया जाता है। OFDMA का प्रयोग बेसिकली आजकल वाईफाई में भी 802.11ax में भी और 4G LTE या 5G में भी काफ़ी होता है। इसका प्रयोग बहुत सारे नए नए स्टैंडर्ड्स में भी होता है टू सेग्रीगेट द यूजर्स, इसलिए OFDMA को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको OFDM समझ में आ गया होगा तो OFDM सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन, सिंपल एक्सटेंशन है OFDM का। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, हाल फिलहाल में नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस काफ़ी प्रचार में है। बेसिकली इसका उपयोग भी काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि 6G सिस्टम्स में किया जा सकता है। नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस में बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है पावर डोमेन नोमा, PD नोमा के नाम से जाना जाता है इसे, जिसमें आप अलग अलग पावर अलग अलग यूजर्स को देके सेग्रीगेट करते हो और इसमें इंटरफ्रेंस होने का खतरा रहता है, इसलिए इसमें सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी संक्षेप में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और नोमा का वेरिएशन, जिसे कोड डोमेन नोमा कहते हैं, CD नोमा जिसे कोड डोमेन नोमा कहते हैं, और कोई लोग इसे SCMA भी कहते हैं, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस के नाम से भी ये काफ़ी जाना जाता है। इसमें बेसिकली आप कोड के द्वारा एक कोड बुक डिज़ाइन करते हैं और कोड बुक के द्वारा आप यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर भी आपको लिखा है, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। तो ये कुछ बहुत ही नए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग 5G सिस्टम्स में, नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई सिस्टम्स में या नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम्स में, 6G सिस्टम्स में भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसे हम रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस कहते हैं, जहां पर आप यूजर्स के कॉमन पार्ट और इंटरफ्रेंस पार्ट को सेग्रीगेट करके ट्रांसमिट करते हैं।
वो एक बहुत ही जेनरिक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, उसके बारे में हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। उसके बारे में बेसिकली ट्यूटोरियल्स वगैरह में कुछ संक्षेप में कवर उसे किया जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस OFDMA, SDMA, नोमा और SCMA के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, FDMA जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ये बहुत ही पुराना, वन ऑफ द अर्लीस्ट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स था, जहां पर आप यूजर्स को फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स के द्वारा सेग्रीगेट करते हैं। हर एक यूजर को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट दिया जाता है और उसे वो बताया जाता है कि आप इसी फ्रीक्वेंसी स्लॉट में ट्रांसमिट करें। क्योंकि हर एक यूजर के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स है, तो उसमें इंटरफ्रेंस होने का खतरा नहीं होता है। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस है ये भी हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम रिसोर्स को सॉर्ट ऑफ वेस्ट कर रहे हो रिसोर्स यूजर्स पे, इसलिए स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट स्कीम है। और इसके अलावा आपको इसमें शार्प कट ऑफ फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बैंड से दूसरे बैंड में इंटरफ्रेंस होने का इसमें खतरा रहता है। हाल फिलहाल में इसका प्रयोग जनरली हम, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन सिस्टम्स में एनालॉग FM का प्रयोग किया गया था और सेकेंड जनरेशन सिस्टम 2G सिस्टम्स में भी इसका प्रयोग किया गया था। और अगर आप OFDMA को समझेंगे, OFDMA भी सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है FDMA का, जहां पर हर एक सब कैरियर ऑर्थोगोनल होता है। तो अगर FDMA की जैसे मैंने बात करूं, तो हर एक, अगर आप देखोगे, ये यूजर 1 में बोल सकता हूं, ये यूजर 2, ये यूजर 3, हर एक यूजर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया है और हर एक यूजर पूरे टाइम स्लॉट्स में, पूरे टाइम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है। तो हर एक यूजर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी गई है, ताकि एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरफ्रेंस ना कर सके और सेम टाइम में वो बेस स्टेशन से या एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट कर सके। अगर मैं TDMA की बात करूं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, इसमें अगर आप ध्यान दोगे, इसमें हर एक यूजर को एक स्लॉट दिया गया है, टाइम के बेसिस पे उसे सेग्रीगेट और अलग अलग किया गया है। तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 और यूजर 5। तो हर एक यूजर पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड में ट्रांसमिट करता है, बट अलग अलग टाइम स्लॉट्स में करता है। और टाइम स्लॉट्स का जो ड्यूरेशन होता है बेसिकली सैम्पलिंग रेट पे डिपेंड करता है। तो अगर इसकी ड्यूरेशन काफी कम होती है, तो यूजर सॉर्ट ऑफ इट्स रियल टाइम ट्रांसमिशन के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो TDMA का प्रयोग जैसे मैंने बताया 2G सिस्टम्स में काफी किया गया था, 2G GSM सिस्टम्स में, जहां पर हर एक यूजर को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिया गया था और उसी टाइम स्लॉट पे उसे ट्रांसमिट करने की आज्ञा थी। तो इसके माध्यम से TDMA को हम समझ सकते हैं। उसके अलावा एक और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जैसे मैंने बताया कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जिसका प्रयोग 3G सिस्टम्स में और खासकर मिलिट्री सिस्टम्स में काफी किया गया था। इसमें यूजर्स को कोड के द्वारा सेग्रीगेट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें देखो कि हर एक यूजर हर एक टाइम, हर एक फ्रीक्वेंसी में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकता है, बट उसे कोड के द्वारा सेग्रीगेट किया जाता है। हर एक यूजर के पास एक यूनिक कोड होता है, वो कोड रिसीवर पे उससे कोरिलेट करते हैं और उस कोरिलेशन में अगर आपकी पावर, जो आउटपुट आता है, थ्रेशोल्ड जो होता है, वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो ये ज्ञात होता है रिसीवर को कि ये सेम कोड यूजर का है। तो इसके कोड के द्वारा हम इसमें यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं, इसलिए इसका नाम कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है। ठीक है, इसमें जनरली बहुत डिफरेंट टाइप के कोड्स का प्रयोग होता है। वॉल्श-हार्टमट कोड्स का होता है, लॉन्ग कोड होता है, शॉर्ट कोड होता है। हर एक कोड में एक सूडो रैंडम कोड्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे मैंने बताया टाइम के बेसिस पे सेग्रीगेट होता है, हर एक यूजर को डिफरेंट चैनल 1, चैनल 2, चैनल N तक। अगर TDMA की बात करूं, टाइम के बेसिस पर हर एक यूजर्स को चैनल्स एलोकेट होते हैं। एक चैनल 1 में भी यूजर 1 को हुआ, चैनल 2 यूजर 2 को हुआ और चैनल N यूजर N को हुआ। सिमिलरली अगर मैं FDMA की बात करूं, हर एक यूजर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स दिया गया। चैनल 1 की F1 एक यूजर को दिया गया, F2 और Fn। F1 एक यूजर को दिया गया और F2 भी एक यूजर को दिया गया और Fn भी nth यूजर को दिया गया। तो ये आप बेसिकली FDMA में फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप यूजर्स को अलग अलग करते हैं। और CDMA में जैसे मैंने बताया, हर एक यूजर पूरे टाइम में और पूरे फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट कर सकता है, बट उसे कोड के द्वारा आप अलग अलग करते हो। तो यूजर 1 को डिफरेंट कोड मिलेगा, कोड 1, यूजर 2 को कोड 2 और यूजर N को कोड N प्राप्त होगा। इसके द्वारा वो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर सकता है। तो ये 3 जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है, ये कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में काफी विस्तार में हुआ था।
लेकिन इन तीनों मल्टीपल एक्सिस के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया एफडीएमए स्पेक्ट्रली एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिकली प्रॉब्लम इस बात से आती है क्योंकि वो आप अलग अलग फ्रिक्वेंसी एलोकेट कर रहे हैं यूजर्स को, तो इसमें बेसिकली आपकी जो थ्रूपुट होगी, कैपेसिटी होगी, वो B/N हो जाएगी। सिमिलरली अगर टीडीएमए की बात करूं, ये एक डिजिटल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि स्ट्रिक्ट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए आपको टाइम स्लॉट्स के बीच में। उसके अलावा बेसिकली ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपको एक प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चाहिए इसमें, और आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर में, और उसके अलावा आपके दोनों टाइम स्लॉट के बीच में भी थोड़ा गार्ड इंटरवल भी चाहिए, जो थोड़ा इसको स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट बना देता है। और अगर मैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस की बात करूं, क्योंकि इसमें सूडो रैंडम कोड्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इंटरफ्रेंस, अगर जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ेगी, इसमें इंटरफ्रेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम आता है सीडीए में, वो SINR कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है, और उसकी वजह से इसके परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ जाता है। और इसके अलावा CDMA सिस्टम्स में नियर फार एक प्रॉब्लम होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, क्योंकि वो इसमें नियर फार प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको कैपेसिटी ऑप्टिमाइज करनी है, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी इंटरफ्रेंस की वजह से SINR आपकी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है नियर यूज़र के लिए, और उसमें बेसिकली परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन भी काफ़ी हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में। तो अब हम पढ़ेंगे नए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली SDMA से, स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जिसे हम मल्टी यूजर माइमो के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑब्वियस सी बात ये क्वेश्चन होगा कि जो नॉर्मल माइमो होता है, जिसे हम सिंगल यूजर माइमो कहते हैं, और ये मल्टी यूजर माइमो में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल यूजर माइमो को हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा था। हमने देखा था सिंगल यूजर माइमो बेसिकली, अगर आप समझिए एक ट्रांसमीटर है और उसमें, अगर एक ट्रांसमीटर है और उसमें अलग अलग टाइप के एंटीनाज हैं, और एक रिसीवर है, मैं 3x3 सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं, बीच में ये चैनल है H, तो ये TX है समझिए, और ये RX है, और ये 3x3 सिस्टम है। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये बेस स्टेशन है समझिए, और ये सिंगल यूजर 1, तो यूजर 1 में 3 एंटीना है और बेस स्टेशन में भी 3 एंटीना है, तो इसको हम जनरली एस्यूम माइमो के नाम से जानते हैं। सिंगल यूजर माइमो के नाम से हम इसे जानते हैं। और यहां पर देखो कि सिंगल यूजर है और एक बेस स्टेशन एक सिंगल यूजर को ट्रांसमिट कर रहा है, तो आप ये मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग या तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के लिए कर सकते हैं, या तो डाइवर्सिटी के लिए कर सकते हैं, या सिंपल एरे गेन के लिए भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज से आप एक यूजर की परफॉर्मेंस में आप वृद्धि ला सकते हो, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, या तो बेसिकली डाइवर्सिटी गेन के द्वारा, या तो बेसिकली एरे गेन के द्वारा। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लानी है, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो सिंगल यूजर माइमो को हम बेसिकली मल्टी यूजर माइमो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर माइमो से मेरा तात्पर्य ये है, इसके बारे में एक पिक्टोरियल में आगे जाके और दिखाऊंगा। तो मल्टी यूजर माइमो से मेरा तात्पर्य ये है कि आपका बेस स्टेशन में भले चलिए M एंटीनाज है, T एंटीनाज है, तो आपके जो यूजर्स होंगे इस केस में आपके मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो एक यूजर समझिए, ये यूजर के पास भी मल्टीपल एंटीनाज है, एक और यूजर है उसके पास भी मल्टीपल एंटीनाज, एक सपोज एक और यूजर है, तो हर एक यूजर समझिए ये यूजर 1 है, इसके पास 2 एंटीना, यूजर 2 है सिंगल एंटीना सिस्टम, यूजर 3 सिंगल एंटीना सिस्टम। और अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूँ कि यहाँ पर भी M एंटीनाज है, बहुत ज़्यादा एंटीनाज है, तो इस केस में ये क्या कर सकता है, ये जो बेस स्टेशन है ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। तो ये बेस स्टेशन है जो मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। तो इस केस को हम जनरली कहते हैं मल्टी यूजर माइमो। तो सिंगल यूजर माइमो में जो रिसीवर होता है वो सिंगल यूजर होता है, और मल्टी यूजर माइमो में जो रिसीवर्स होते हैं वो मल्टीपल यूजर्स हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट यूजर्स होते हैं। U1 U2 इन U3 आर इंडिपेंडेंट। तो ये मल्टी यूजर माइमो कॉन्सेप्ट, जिसे आप अगर जैसे जैसे बेस स्टेशन में एंटीनास बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आपके यूजर्स, आपने बहुत ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है मल्टी यूजर माइमो में, मल्टी यूजर माइमो को जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया मल्टी यूजर माइमो को जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ट्रांसमिट CSI की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग को एक्सप्लोइट कर रहे हो
मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इसमें CSIT की आवश्यकता पड़ेगी ट्रांसमीटर में, ताकि हर एक यूजर का चैनल उसे पता हो, और इस चैनल यूजर के चैनल पता होने के कारण ये हर एक यूजर के ट्रांसमिशंस को सेग्रीगेट कर सकता है स्पेशल डोमेन में। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है मल्टी यूजर माइमो को सपोर्ट करने के लिए, वो चाहिए कि हर एक ट्रांसमीटर के पास बेसिकली CSIT हो, ताकि वो इसकी मदद से वो बीन फॉर्मिंग कर सकता है, और इसकी वजह से इसको बेसिकली परफॉर्मेंस में और सुधार ला सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसमें। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे, और इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नंबर ऑफ यूजर्स जो सपोर्ट करेंगे, समझिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देगा, T एंटीनाज है और यूजर्स R यूजर्स है, तो T शुड बी ग्रेटर देन R। अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं होता है तो इट कैनॉट सपोर्ट R यूजर्स। पहला जो केस इसको मालूम होना चाहिए, हर एक ट्रांसमीटर से रिसीवर का चैनल गेन पता होना चाहिए, ठीक है। जो CSIT जिसे बोल रहा हूँ, 3 ट्रांसमीटर 3 यूजर है, इसको 9 के 9 चैनल गेन्स पता होने चाहिए ट्रांसमीटर को। उसके अलावा नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनाज है वो नंबर ऑफ यूजर्स से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये बेसिकली इतने यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। तो ये मेन मल्टी यूजर माइमो में 2-3 प्रॉपर्टीज है जिसे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें और भी बताना चाहूंगा, मल्टी यूजर माइमो की प्रॉपर्टीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर समझिए एक यूजर के पास एक से ज्यादा एंटीना, जैसे यूजर 1 में आप देखोगे 2 एंटीना या 2 रिसीवर है, तो यूजर 1 बेसिकली डाइवर्सिटी का प्रयोग भी कर सकता है। डाइवर्सिटी इस केस में मेरा से बोलने का मैं तात्पर्य है रिसीवर डाइवर्सिटी का भी प्रयोग कर सकता है। अगर किसी यूजर के पास एक से ज्यादा एंटीना है तो उसे वो ऐसा रिसीवर डाइवर्सिटी भी प्रयोग कर सकता है और अपने परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकता है। तो रिसीवर डाइवर्सिटी के बारे में हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा है। इसके भिन्न भिन्न टेक्निक है, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, इक्वल गेन कंबाइनिंग, या तो फिर सिलेक्शन कंबाइनिंग। तो ये बेसिकली मल्टी यूजर माइमो का संक्षेप में जानकारी है। इसमें बेसिकली हमने 2-3 चीज समझा कि ट्रांसमीटर के पास CSI है तो वो बीन फॉर्मिंग करके मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, और नंबर ऑफ बेस एंटीना जो ट्रांसमीटर में हो, जैसे बेस स्टेशन में होंगे या एक्सेस पॉइंट में, वो नंबर ऑफ यूजर्स से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इतने यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर समझिए T इज लेस देन R और सब चैनल्स अगर इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ यूजर इट कैन सपोर्ट इज ओनली T, इस केस में नंबर ऑफ यूजर इट कैन सपोर्ट इज R। तो ये 2-3 चीज हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है जब हम SDMA या मल्टी यूजर माइमो का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जनरली वाईफाई में काफी हो रहा है, जैसे 8x8 एंटीनास तो अभी 802.11ax में आ गए हैं, और 802.BE में 16x16 माइमो तक का प्रोविजन है कि आप 16 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं बाय मल्टी यूजर माइमो या स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। और इसकी एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि इसमें बेसिकली ना आपको टाइम रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, ना फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। आप बेसिकली स्पेशल डोमेन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप यूजर्स को एंटीना के द्वारा, स्पेस के द्वारा सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो इसमें जो रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे वो सॉर्ट ऑफ सिर्फ हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगे, एंटीनास के माध्यम से, रिसीवर के माध्यम से होंगे। इसमें कोई टाइम और फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज नहीं लगेंगे। नो टाइम and frequency resources are needed, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यूजर्स आर segregated in स्पेशल डोमेन। तो अगर ये चीज में बहुत बड़ी खूबियां है मल्टी यूजर माइमो की। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी है कि आपको कभी हाल फिलहाल में अगर सब चैनल्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर यूजर्स थोड़ा को-लोकेटेड होंगे, तो जो भी चैनल्स है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपको फुल मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगा, पूरे नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर ट्रांसमीटर के पास CSI नहीं है तभी भी आपके गेन्स काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स भी है मल्टी यूजर माइमो में, बट इसकी काफ़ी खूबियां भी है, जिसमें टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बहुत सारे यूजर्स को एक समय पे सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंटेशन आजकल काफ़ी हद तक आप देख रहे हो वाईफाई 802.11ax और 802.11be। इसके अलावा बेसिकली अब सेलुलर्स में भी काफ़ी, सेलुलर 4G स्टैंडर्ड और 5G स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी इसका प्रयोग किया जा रहा है।
तो डिफरेंसेस जैसे मैंने बताया, डिफरेंस क्या होते हैं पॉइंट टू पॉइंट माइमो और तो डिफरेंस जैसे बने मतलब पॉइंट टू पॉइंट माइमो, इसे हमने एसयू माइमो के नाम से बोला है, सिंगल यूजर माइमो, और एसडीएमए जिसे हमने एमयू माइमो के नाम से जाना है। एसयू माने माइमो यानी सिंगल यूजर माइमो। तो जैसे मैंने बताया डिफरेंसेस क्या है, हमने पहले पिछले स्लाइड में विस्तार में समझा इसे। तो पहला डिफरेंस है कि जो मल्टी यूजर माइमो में यूजर्स कॉपरेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली यूजर्स नॉट, सब हर एक यूजर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक यूजर कहीं और होगा, दूसरा यूजर कहीं और होगा, तो हर एक यूजर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक और अगर सिंगल यूजर माइमो की बात करें तो सिंगल यूजर माइमो में पूरे एंटीनाज सेम ही यूजर के पास रहते हैं। यहाँ हर एक यूजर अलग अलग है और हर एक जो ट्रांसमिशन सिग्नल है वो भी इंडिपेंडेंट है। जैसे x1 यूजर 1 के लिए होगा और xt जो होगा t यूजर के लिए होगा। तो हर एक सिग्नल्स भी इंडिपेंडेंट है, हर एक यूजर भी इंडिपेंडेंट है। Each user cares about its own performance। हर एक यूजर को अपने परफॉर्मेंस से मतलब रहता है, क्योंकि हर एक यूजर अपने आप को ऑप्टिमाइज करने का प्रयत्न करता है। तो हर एक यूजर इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हर एक यूजर अपने आप को परफॉर्मेंस करने के प्रयत्न करता है। टी यूजर कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ वन कैपेसिटी, हर एक यूजर की इंडिविजुअल कैपेसिटीज है और सम ऑफ दिस कैपेसिटीज होगा टी। अगर टी यूजर्स है तो टी यूजर्स कैपेसिटी के माध्यम से हम लिख सकते हैं, यानी C1 पहले यूजर कैपेसिटी है, C2 सेकेंड यूजर कैपेसिटी है और CT टीएथ यूजर की कैपेसिटी है, क्योंकि हर एक यूजर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसे पावर कंस्ट्रेंट, हर एक यूजर की इंडिपेंडेंट पावर कंस्ट्रेंट होगी। अगर x1 को आप ज्यादा ट्रांसमिट पावर से भेज सकते हैं, x2 को कम ट्रांसमिट, तो हर एक यूजर को आप इस तरह से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसी यूजर को ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी तो आप वाटर फिलिंग का प्रयोग करके उस यूजर की परफॉर्मेंस में आप और वृद्धि ला सकते हो। द चैनल मैट्रिक्स H इज मॉडल्ड डिफरेंटली, ईच कॉलम कैन बी मॉडल्ड एज अ साइमो चैनल। जैसे मैंने बताया, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिखाया था कि यूजर 1 के पास समझिए अगर मल्टीपल एंटीनाज है तो वो सॉर्ट ऑफ साइमो सिस्टम के माध्यम से भी बिहेव कर सकता है। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, उसके दो एंटीनाज है रिसीवर पे, तो या तो वो रिसीवर डाइवर्सिटी का प्रयोग कर सकता है और परफॉर्मेंस में वृद्धि लाने के लिए। तो ये काफी प्रोमिनेंट डिफरेंसेस है सिंगल यूजर माइमो में और मल्टी यूजर माइमो या एसडीएमए में। तो जैसे मैंने बताया ये एसडीएमए का पिक्टोरियल, तो ये डेटा स्ट्रीम्स है, m डेटा स्ट्रीम्स आ रही हैं, ठीक है। और ये प्रीकोडिंग हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, प्रीकोडिंग का हमने यहाँ प्रयोग किया है। प्रीकोडिंग जैसे मैंने बताया प्रीकोडिंग काफ़ी आवश्यक है इसमें हर एक यूजर्स को सेग्रीगेट करने के लिए। और जैसे हमने प्रीकोडिंग के बारे में विस्तार में जब हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग और एसवीडी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था प्रीकोडिंग का प्रयोग करके आप बेसिकली हर एक यूजर्स को, हर एक पैरेलल माइमो चैनल को साइसो चैनल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हर एक यूजर के लिए देखोगे आप इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, समझिए ये x1 है यूजर 1 के लिए, ये x2 है और ये xk है। अगर समझिए मैंने k यूजर्स का प्रयोग किया है और m एंटीना बेस स्टेशन है और मैंने जैसे बताया m की वैल्यू बेसिकली k से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मैक्सिमम मल्टी यूजर माइमो का गेन्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर m की वैल्यू k से ज़्यादा है तभी आप मैक्सिमम मल्टी यूजर माइमो के चैनल्स गेन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी एज्यूम करते हैं कि हर एक चैनल इंडिपेंडेंट है। जैसे चैनल एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर पे या पहले ट्रांसमीटर से सेकंड रिसीवर पे हर एक चैनल इंडिपेंडेंट है और सबकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर पे ऑलरेडी मौजूद है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया रिसीवर पे CSI रिसीवर के पास है, तो हर एक इंडिपेंडेंट CSI यूज करके अपने अपने डेटा स्ट्रीम को वो डिकोड कर सकता है। अगर समझिए अगर मैंने इसको x1 की जगह मैं इसको, अगर मैंने यहाँ पर x1 किया है, x2 और xm, यहाँ पर इसे y1 मिला है, y2 और yk, मतलब k टर्मिनल्स है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके इसमें तो इसमें x1, x2 और xk को ये डिकोड कर सकता है, आराम से इसे डिकोड कर सकता है अपने अपने CSI का प्रयोग करके। तो एक सिंपल पिक्टोरियल है जहां हमने दिखाया है कि आप कैसे मल्टी यूजर माइमो का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां मैंने एज्यूम किया m इज ग्रेटर देन k। आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो वो सिर्फ बेसिकली k इन्फॉर्मेशन ही भेज रहे हो और अब डिकोड भी आप k इन्फॉर्मेशन कर रहे हो। आपके नंबर ऑफ एंटीनास आप k से ज़्यादा हो सकती है। तो एक बहुत ही सिंपल पिक्टोरियल है मल्टी यूजर माइमो का, जिसके द्वारा हमने दिखाया है कि आप स्पेशल डोमेन पे कैसे यूजर्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो।
अगर मैं एक मल्टी यूज़र माइमो को एक नए टेक्निक, हाल फिलहाल में इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचार में है, मैसिव माइमो के नाम से इसे जाना जाता है, तो इसमें और मल्टी यूज़र माइमो में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो कन्वेंशनल मल्टी यूज़र माइमो का अगर मैं बात करूँ, उसमें हम जनरली नंबर ऑफ एंटीनास का जो प्रयोग करते हैं वो कम होते हैं, या तो 8 होते हैं या तो 16 होते हैं। जैसे वाईफाई 802.11 BE में इसे 16x16 के माध्यम से भी जाना जाता है, और 802.11 AX में जनरली 8x8 मल्टी यूज़र माइमो का प्रयोग होता है। सिमिलरली LTE में भी कुछ 8x8 या 4x4 का भी प्रयोग होता है। और ये जनरली इसमें फुल कैपेसिटी गेन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यूजर्स के चैनल कोरिलेटेड होंगे, या तो जो चैनल मैट्रिक्स H होगा वो इनकंडीशनड होगा। तो अगर आपको ज्ञात होगा, हमने एक मल्टीप्लेक्सिंग गेन RH के नाम से डिनोट किया था, जो मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम ऑफ T, R। तो अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स आपके R है और नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स T है, तो ये तभी मिल सकता है जब आपके पूरे चैनल्स इंडिपेंडेंट है, आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक है और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर पे मौजूद, तो आप इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। लेकिन इसे ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई यूजर्स अगर कोलोकेटेड होंगे तो उसके चैनल में कोरिलेशन आएगा, उसके वजह से आपको मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम मल्टी यूजर माइमो गेन भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है मल्टी यूजर माइमो के बारे में, ठीक है। अगर मैं मैसिव माइमो की बात करूं, तो इसमें जनरली नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास बेस स्टेशन पे जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, 100 से ज़्यादा होंगे। इसमें कुछ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन तो 128 एंटीनास के द्वारा भी किया गया है बेस स्टेशन पे। ये मोर डायरेक्टिव है, क्योंकि आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ेंगे, आप बीम को और डायरेक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे कोऑपरेटिव बीम फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, अगर जैसे आपके नंबर ऑफ एंटीनास ट्रांसमीटर पर बढ़ते हैं, आपकी बीम विड्थ उतनी आप कम कर सकते हो और सिग्नल को और डायरेक्टिव बना सकते हो, और आपकी बीम फॉर्मिंग गेन में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो। तो मैसिव माइमो में ये प्रॉपर्टीज है, ये लेस रैंडमनेस है, क्योंकि आप नंबर ऑफ एंटीना ज़्यादा है तो बीम फॉर्म आप ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हो, आपके गेन में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो। लार्जर बीम फॉर्मिंग गेन, जैसे मैंने पहले बताया, और लेस इंटरफ्रेंस, क्योंकि आपके बीम काफ़ी फोकस होती है। तो ये मेन डिफरेंसेस है मल्टी यूजर माइमो और मैसिव माइमो में। तो मैसिव माइमो में मिलीमीटर वेव सिस्टम्स में भी काफ़ी इसके बारे में शो हो रहा है कि कैसे मैसिव माइमो को और मिलीमीटर वेव सिस्टम्स को हम एक साथ जोड़ के कुछ उसकी परफॉर्मेंस में और सुधार ला सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।